मेरा जो सेंटर है वो अथर्वा आयुर्धामा के नाम से है जी। और कांगड़ा के जोगीपुर विलेज में है जी। जहाँ पे हम पंचकर्मा सेंटर है, कंसल्टेशन हम आयुर्वेदा की करते हैं। वहीं पे हमारा आईपीडी का सेंटर भी है जहाँ पे पेशेंट रह के अपना ट्रीटमेंट करवाते भी हैं। पंचकर्मा के कोर्सेज हम लोग रन करते हैं और डाइट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम वहीं पे रख के पेशेंट्स को करवाते भी हैं जी। और ओपीडी बेसिस पे भी लगातार हमारे जो कंसल्टेशंस हैं वो चलती रहती हैं जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज नए पॉडकास्ट में जो हमारे आज के गेस्ट हैं वैद्य नवीन जी हैं, जो कि आयुर्वेदा में, पंचकर्मा में और बहुत सी चीज़ों में काम कर रहे हैं। सर से हम आज जानेंगे, बात करेंगे आयुर्वेदा के बारे में। हमारा जो मिथ हैं, हमारे जो अनसुनी बातें होती हैं कि आयुर्वेदा स्लो होता है, आयुर्वेदा में दवाइयाँ काम धीरे करती हैं या फिर गर्म लगती हैं, कुछ ऐसा होता है। तो ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो सर से हम आज थोड़ा क्लियर करेंगे और सर से जानते हैं कि सर जो अथर्वा के बारे में और सर इसमें क्या कर रहे हैं। सर का हॉस्पिटल अपना अथर्वा आयुर्वेदा के नाम से। जी जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू विकास जी। और आपके सभी व्यूअर्स को भी मैं नमस्कार करना चाहूँगा। जी। जी, तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जी। सर थोड़ा सा पहले बताएं कि जो आपका कंसल्टेशन है जी वो और पंचकर्मा है जी, वो कहाँ पे है और क्या है? विकास जी, मेरा जो सेंटर है वो अथर्वा आयुर्धामा के नाम से है जी। और कांगड़ा के जोगीपुर विलेज में है जी। जहाँ पे हम पंचकर्मा सेंटर है, कंसल्टेशन हम आयुर्वेदा की करते हैं। वहीं पे हमारा आईपीडी का सेंटर भी है जहाँ पे पेशेंट रह के अपना ट्रीटमेंट करवाते भी हैं और पंचकर्मा के कोर्सेज हम लोग रन करते हैं और डाइट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम वहीं पे रख के पेशेंट्स को करवाते भी हैं जी। और ओपीडी बेसिस पे भी लगातार हमारे जो कंसल्टेशंस हैं वो चलती रहती हैं जी। तो एक कांगड़ा से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहीं पे हमारा सेंटर है। और अथर्वा आयुर्धामा की ब्रांचेज जो हैं वो कर्नाटका में, राजस्थान में भी हैं और देश के अलग अलग जगहों पे मैं कंसल्टेशन के लिए जाता भी हूँ। इवन कि विदेशों में भी अब हमने अभी अपनी जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ाई हैं। जी। बेसिक सा सर सवाल है कि मेरा कि आप आयुर्वेदा में क्यों आए? हाँ तो शुरुआत कैसे हुई वो थोड़ा सा? जी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से, क्योंकि विडंबना क्या है विकास जी कि आयुर्वेदा में लोग बाई चॉइस नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग। तो जो इस वक्त जो स्थिति आयुर्वेद की है जी, उसके पीछे यही कारण है कि आयुर्वेदा जैसे ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं है ना, वैसे ही किसी स्टूडेंट के लिए भी ये फर्स्ट चॉइस नहीं है। जैसे हम नीट की बात करते हैं ना जी, तो नीट का मतलब लोगों के लिए अभी भी एमबीबीएस है। हाँ, उसी नीट में सेकंड ऑप्शन पे आयुर्वेदा आता है और फिर दूसरी पैथीज आती हैं, डेंटल के भी कोर्सेज आते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा नीट में जो दी जाती है वो एमबीबीएस को दी जाती है। तो मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा था जब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। इनफैक्ट मैं तो, ये फैक्ट है कि मैं तो कभी फील्ड के बारे में सोचा भी नहीं था, ना डॉक्टर बनने की तरफ था। बट अल्टीमेटली डेस्टिनी ने जिस तरफ ले गया तो डेस्टिनी के सहारे चलता रहा। लेकिन जब उस कोर्स को ज्वाइन किया, BMS के, जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी का एक कोर्स है, जो 5 साल की एक डिग्री होती है और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ जाने के बाद में और जब उसमें शुरू किया कोर्स को और धीरे धीरे जैसे जैसे जानने लगा और कुछ मेंटर्स का, अपने टीचर्स का साथ मिला, तब जाना कि ये कितना अच्छा माध्यम है और कितना अच्छा शास्त्र है जो रोगों को दूर कर सकता है, जो हमें अच्छा लाइफस्टाइल लीड करने के बारे में बताता है। ओवरऑल बेसिकली मैं ये कहूँ कि आयुर्वेदा अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। ये इसके दो शब्द ही जो मिले हैं ना, उन्हीं को अगर आप तोड़ के देखो तो वो ऐसा है,
आयु और वेद। तो आयु मतलब पूरा लाइफ स्पैन है हमारा, है ना। उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हमें अच्छा रहने के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, सुख के लिए क्या करना है, दुख का किन चीज़ों से होता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो शास्त्र हमें बताए वो आयुर्वेद हुआ। तो वहाँ जब ये धीरे 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 प्रोग्रेस करता गया कोर्स के दौरान और इंटरेस्ट पैदा होता गया, और ख़त्म होते होते ये 100% डिसाइड हो गया कि अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो आयुर्वेद में ही करूँगा। ये क्यों कहना पड़ रहा है मुझे कि प्रैक्टिस करूँगा, तो ये तो ऑब्वियस है कि मैंने जब आयुर्वेद की डिग्री की है तो मुझे आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। बहुत से आयुर्वेद के स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज स्टेज पे होते हैं कि क्या करें, अब आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें या मॉडर्न मेडिसिन की करें, या मतलब कैसे अपना जीवन यापन करें इस डिग्री के सहारे। क्योंकि इंडिया में अभी भी फैक्ट है कि आपकी जो शिक्षा है ना वो एक अर्निंग का माध्यम है, लर्निंग का नहीं है जी। आप जो डिग्री हासिल करते हो ना वो पेरेंट्स भी इसीलिए करवाते हैं कि अच्छा ये वाली डिग्री करवा लें, शायद इससे अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी या अच्छे पैसे कमा पाएंगे। बहुत कम है जहाँ सीखने के लिए लोग करते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि ये फर्स्ट चॉइस नहीं बना, इन्हीं कारणों से ये जो हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि डिसाइड करना पड़ा कि यही प्रैक्टिस करूँगा। होना नहीं चाहिए ये डाउट, जब आपने ये पढ़ा है तो आपको यही करना चाहिए। बट चलो भाग्यवश ऐसा हुआ कि अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला और वो विज़न क्लियर हो गया कि यही प्रैक्टिस करेंगे। तो डिग्री ख़त्म करने के बाद और अच्छे मेंटर्स जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, उनके साथ सीखने का मौका मिला। मुझे 5 साल मेरी ट्रेनिंग ऐसे गुरुओं के साथ हुई जिन्होंने पद्मश्री के लेवल तक के अवार्ड उनको मिले हैं। वैद्य बालेंदु प्रकाश जी हैं, मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा। तो मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल सर, जिन्होंने मुझे कॉलेज में जब वो मिले तो उनकी गाइडेंस में फिर आगे बढ़ते गए और इंटरेस्ट पैदा हो गया और बस इसी पे आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी। और सर बहुत से लोगों के मिथ भी रहते हैं जी कि आयुर्वेदिक स्लो है जी। तो जैसे आपका 15 साल का एक्सपीरियंस था, तो आपने क्या एनालाइज किया कि ये स्लो है या क्या है? मतलब आपके पास ही पेशेंट्स आते होंगे तो। हाँ मतलब देखिए विकास जी, इसमें ऐसा है ना, स्लो है या फास्ट है, हाँ जनरल भ्रांति तो यही है लोगों के मन में कि आयुर्वेद स्लो है। पर आप ये देखिए कि लोगों के लिए आयुर्वेदा आता किस चॉइस पे है। मैक्सिमम लोग तो फर्स्ट चॉइस के रूप में डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वो उसको सेकंड, थर्ड या फोर्थ चॉइस के रूप में आते हैं। तो जब आपकी बीमारी बहुत क्रॉनिक फॉर्म में आपके पास आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चलो जोड़ों के दर्द की बात करता हूँ। शुरुआत जब जोड़ों के दर्द की हो जाती है, घुटनों में दर्द होने लगा शुरुआत में जी, अगर आप उसी वक्त आयुर्वेदिक डॉक्टर को फर्स्ट ऑप्शन बनाओगे कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन उस ऑप्शन तब बनाओगे जब आपको एक एलोपैथिक डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका नी रिप्लेसमेंट करना है, तब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हो और आप अगर ये उम्मीद करते हो कि अब होगा कोई जादू छड़ी घुमाएगा, और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग कि शर्तिया इलाज कर देंगे, है ना। शर्तिया तो छींक ठीक करना मुश्किल है ना, तो वो शर्तिया कुछ नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे आ रहे हो, और डिपेंड करता है कि आप जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो आपका निदान कितनी अच्छी तरह से कर पा रहा है। उसने आपकी डिजीज़ को अच्छे से एनालाइज कर लिया है, फिर उसने जो आपको डाइटरी पैटर्न बताया है, जो आपको आहार विहार बताया गया है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको बताई गई हैं, वो अगर आप फॉलो करते हो, मैं श्योर हूँ पहली डोज के साथ में रिजल्ट आना शुरू होता है। लेकिन अगर डिजीज़ बहुत क्रॉनिक है, कई सालों से चल रही है, डेफिनेटली अगर आपको हील करना है, अगर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ करना है या हील करना है, ये दोनों अलग अलग है ना। सिम्टोमेटिक रिलीफ क्या है? दर्द हुआ, पेन किलर खाया फॉर द टाइम बिंग, जब तक उसका असर है तब तक आपका पेन खत्म हुआ, नहीं तो दोबारा पेन किलर खाना है। आपको हील करना है। हीलिंग मतलब ऐसी स्टेज पे लाना जहां दवाई नहीं भी खाओ तब भी आपको वो सिम्टम एकदम से अराइज नहीं होंगे। तो वो दोनों स्टेजेस अटेन करने के लिए आपको डिफरेंट अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी। तो आयुर्वेदा स्लो नहीं है, बट
उसको अगर टाइमली आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाते हो तो वो भी उतना ही जल्दी काम करता है जितना कि कोई दूसरी पैथी काम करती है। अभी सर एक और चीज़ आती है कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जो अगर इंडिया की बात करूँ, वर्ल्ड की बात करूँ, बीपी शुगर इसकी खा जाती हैं। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं बीपी और शुगर, हाँ, ठीक है, ये मॉडर्न एरा के प्रेजेंट टाइम के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, अब आप कहोगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वो हैं जो हमारे अपने कर्मों से पैदा हुए। इस लाइफ में जैसा हमने स्टाइल अपनाया है, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे बोलते हैं ना, तो जैसा आपने लाइफस्टाइल अपनाया है वैसी ही डिजीज़ेज़ आपको पैदा हो रही हैं। तो डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया जिसे आप बीपी कह रहे हो, इंडाइजेशन हो गया, फैटी लीवर का हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना हो गया, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हमारी डाइट से रिलेटेड है। अब हो क्या रहा है कि जैसे कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम में ये कहा जाता है कि अब आपको बीपी की एक गोली शुरू हुई है तो वो आपको कंटिन्यूसली खानी पड़ेगी। सेम विद द डायबिटीज़, तो शुगर की मेडिसिन भी एक बार शुरू हुई है तो खानी ही पड़ेंगी। उसका क्लियर कट मतलब ये हो रहा है कि हम उस डिज़ीज़ को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हैं। और अगर हम डिज़ीज़ को ठीक कर रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए कि जहां हमारी डिपेंडेंसी ऑन द मेडिसिन कम होनी चाहिए ना। तो डिपेंडेंसी ऑफ मेडिसिन तब कम होगी जब उस बीमारी को पैदा करने वाले जो कारण है ना, कारण रोकने पड़ेंगे पहले। तो आयुर्वेद का पहला फोकस होता है कि बीमारी को पैदा करने वाले जो कारण हैं उन पे काम किया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए। तो वो अगर आप एलिमिनेट करोगे तब आप उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी अप्रोच पे आयुर्वेदा काम करता है। तो वो पहले जब आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे डाइट के बारे में पूछता है, वो आपके लाइफस्टाइल के बारे में पूछता है, और वो अभी का नहीं, हम बात करते हैं पिछले 20 साल से क्या किया, आपकी लाइफस्टाइल में डेली रूटीन में कितना, आपका वर्क स्टाइल क्या है, आपका वर्कआउट कैसा करते हो, आप कोई एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, खाते क्या हो, ब्रेकफास्ट क्या होता है, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो। तो ये सारे प्रश्न होते हैं हमारे, वो इसलिए होते हैं ताकि हम एक लिस्ट बना पाएँ और उसको डिसाइड कर पाएँ कि जो आपको प्रेजेंट कंडीशन है और इनका जो आपके आहार विहार का क्या संबंध बन पा रहा है। और जब संबंध आप कायम कर पाते हो तो फिर संबंध विच्छेद करने में आपको इजी रहेगा, है ना। तो जब हम एक तरफ से रूल आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, तो रीज़न को दूर करके जब आप करते हो तो डेफिनेटली जब वो रीज़न नहीं होगा और हम कुछ मेडिसिन देंगे तो आपको उसका उपचार मिलेगा लंबे समय के लिए। तो यही एक कारण है। और ये जो अभी की जो मॉडर्न एज की जो बीमारियां हैं ना, हाइपरटेंशन हो गया और डायबिटीज़ हो गया, ये तो अब ऐसा होने लग गया कि जैसे हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को आप पूछो तो वो गोलियां खा ही रहा होता है। जी, है ना, हर घर में किसी न किसी को। अब हम जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको, लोगों की एक भ्रांति है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो परहेज़ ज़्यादा बताता है। जी भैया, परहेज़ तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आपको ठीक होना है तो परहेज़ करना है। जी, अगर आपको सिर्फ गोली खानी है तो गोली खानी और कुछ नहीं परहेज़ करना, तो इसीलिए फिर उम्र भर गोली खानी है ना। तो अब ये पेशेंट को डिसाइड करना है कि उम्र भर गोली खानी है या मुझे उम्र भर अच्छा खाना खाना है ताकि मुझे गोलियां कम खानी पड़े। तो मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि अगर आप अपने खाने को सोच समझ कर खाओगे ना तो ऐसी स्टेज नहीं आएगी जब आपको गोलियां खाने की तरह खानी पड़ेंगी। जी, ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने, जब खाना खाते हैं तो लोग 20 गोली खाते हैं, है ना। आजकल बॉक्सेस आते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बॉक्सेस जिसमें गोलियां डाली ली हैं और वो खा रहे हैं। लेकिन ये कोई प्लान नहीं करता कि मैं अपने आहार विहार को ही चेंज कर लूँ। जब हमारे पास काम बहुत था, जब दिन भर काम करता था किसान खेतों में, तब वो 2 वक्त भोजन करता था। और अब हमारे पास काम नहीं है तो हम कम से कम 6-8 बार खा लेते हैं। सुबह उठ के खाते हैं, सुबह उठते चाय पीते हैं, बिस्किट। मैं खाली पेट चाय नहीं पीता हूँ, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन खाता क्या हूँ,
2 बिस्किट खाता हूँ और चाय पीता हूँ, 2 रस खाता हूँ, चाय पी लिया, वो कितना सही है सर? बहुत गलत है ना। मैदे का कॉम्बिनेशन चाय के साथ, सुबह सुबह ही आपका पेट खाली है, एसिड रिलीज हुए हैं आपकी बॉडी में, ऊपर में आपने और चाय डाल ली, एसिडिक हो गया, तो आपका एसिडिक कंटेंट गया, उसने आपकी सूजन पैदा की, आपके लीवर में और गर्मी पैदा की उसने, और फिर आपके खाने की जो चीनी भी है उसमें जी, है ना, और आपने अग्नि जो थी उसको आपने कर दिया डिस्टर्ब जी। और जिस वक्त आपको अच्छा भोजन खाना चाहिए था उस वक्त आप चाय पी रहे हो, फिर 11-12 बजे तक भोजन कर रहे हो। वो सर अगर मॉर्निंग रूटीन की अगर थोड़ी सी एक बात कर लें तो ठीक रहेगा मुझे लगता है। हाँ, तो जब हम डाइट और लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो अगला कॉन्सेप्ट यही था जी कि फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर करना क्या है जी। उसको, अब वो हम भूल चुके हैं। मैंने कहा ना कि जब हमारे पास साधन कम थे और मेहनत ज़्यादा थी जी, तब हम 2 बार खा रहे थे, और अब हमारे पास मेहनत कम हो गई, साधन ज़्यादा हो गए, हम 6 बार खा रहे हैं। तो वो किसान भी स्वस्थ था जो 2 ही बार खाता था, चाहे तो लस्सी और मक्की की रोटी खाता था सुबह, उसको कोई देता था क्या प्रोटीन? प्रोटीन का कॉन्सेप्ट जो लाया कि प्रोटीन इतना होना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से बोल दिया साइंस ने प्रोटीन। ये कौन डिसाइड करता है? मतलब लैब में डिसाइड होगा मेरे शरीर के बारे में कितना चाहिए मुझे। अब आपका जी लाइफस्टाइल और मेरा लाइफस्टाइल दोनों भिन्न है, तो क्या आपको और मुझे एक ही जैसे खाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, है ना। तो एक जैसे खाने की वो एक ज़रूरत बॉडी टाइप के बारे में बताएं सर, वो भी हाँ, तो मैं उसी पे हम बात करेंगे आगे कि ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग ज़रूरत है। जो मजदूर है ना जी, वो जो दिन भर मेहनत करता है, 10 घंटे कड़ी मेहनत करता है, वो कुछ भी खाए, वो घी खाए, वो मक्खन खाए, वो मीठा खाए, वो तला हुआ खाए, उसको डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उसने उस अपनी अग्नि को बना के रखा है मेहनत के बल पे। क्योंकि जितना घर्षण हम पैदा करेंगे ना, घर्षण कैसे होता है? बल, व्यायाम से, वॉक से, शारीरिक श्रम से घर्षण पैदा होगा तो अग्नि पैदा होगी, और अग्नि पैदा होगी तो खाना पचेगा। अब अग्नि पैदा ही नहीं कर रहे, हम तो बैठे हैं ऐसे एसी चल रहा है, लेकिन 1 बजते बोलते चलो खाना खा लें। अब हम ना मेंटल एपेटाइट है, हमें मानसिक भूख लगती है, शारीरिक भूख नहीं है। शरीर को ज़रूरत नहीं है, आपने जो सुबह 2 परांठे खाए हैं ना उससे दिन भर चल सकते हो आप, लेकिन नहीं, सुबह खाया है, फिर 11 बजे फिर उठते चलो कुछ पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर 1 बजे फिर खाना है, फिर शाम को फिर खाना है, फिर रात को खाना है, फिर रात को फिर आइसक्रीम खाते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, तो वो चल रहा, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है, वो भोजन की ज़रूरत नहीं है उतनी, लेकिन खाए जा रहे हैं क्योंकि मन में वो फिट हो गया ना। तो घड़ी देख के खाना खाने का जब सिस्टम पैदा हो गया तो तब से बीमारियां पैदा होने लगी बहुत ज़्यादा, जबकि घड़ी देख के खाने का ज़रूरत नहीं था। जो सुबह 6 बजे निकला है ना, खाना खा के सुबह ही थोड़ा सा खा लिया, और फिर 11-12 बजे जब भूख लगती थी खाना लेके आए, खाना खाया बढ़िया, और फिर मेहनत की, और शाम को 6 से 7 बजे तक भोजन हो जाता था। मैं बात कर रहा हूँ हमारे गांव में आज भी हो रहा है। तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, या एक व्यक्ति जिसको 24 घंटे में जिसने एक घंटा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है उसको ज़्यादा ज़रूरत है खाने की? ज़रूरत तो पहले वाले है ना, ज़रूरत पहले वाले को। तो वो खा रहा है 2 बार, तो वो कब खाता है? वो अपने शरीर की सुनता है। तो सीधा सा फंडा है, जब भूख लगे तब खाना, और जब प्यास लगे तब पानी, और जब नींद आए तो सो जाओ। किसी भी तरह की जब हम नेचुरल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ना उसमें अवरोध पैदा करते हैं, नेचर में प्रकृति के खिलाफ जब हम जाते हैं ना, तब फिर बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि बॉडी एडजस्टेड है, उस प्रकृति के लिए बनी है, लेकिन हमने तो अपने हिसाब से उसको बदलना शुरू किया जी। तो वो जो बदलाव है वो शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, और जब वो डिस्टर्बेंस होती है तो फिर क्या बोलेगा वो? फिर कैसे दिखेगा? वो दिखेगा बीमारी के रूप में, वो दिखेगा आपको हाइपरटेंशन के रूप में, वो दिखेगा आपको डायबिटीज़ के रूप में, वो दिखेगा आपको एंग्जाइटी। और जब स्वस्थ नहीं होगा शरीर तो मन भी स्वस्थ कहाँ होगा? जी जी बिल्कुल। जब मन स्वस्थ नहीं है तो फिर आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी होगा। तो आप बात कर रहे थे कि क्या खाना होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो देखो, कायदे से दिनचर्या जो बताई गई है ना हमारे शास्त्रों में, तो उन्होंने कहा था ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या?
सूर्योदय से लगभग 2 घंटे का पहले का समय को उसको मान लेते हैं। वो उस वक्त कहा था आचार्यों ने, लेकिन उसी श्लोक में उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन किसको? जिसका पिछले दिन का भोजन जो है वो पच गया हो। अच्छा। अब ये तो बना नहीं सकते भैया मैं बड़ा अच्छा शास्त्र को फॉलो करता हूँ, अब मैं सोया हूँ रात को 1 बजे, ठूसा है मैंने 12 बजे, 1 बजे सो गए और सुबह 4 बजे मैंने उठना है, वो बिल्कुल खिलाफ है। तो जीर्ण और अजीर्ण का निर्णय करना है, उन्होंने कहा आचार्यों ने। वो निर्णय कैसे होता है? जब आप सुबह उठो तो आपको हल्कापन होना चाहिए, आपके जो पिछले दिन का खाए हुआ पिज़्ज़ा खाया ना रात को, उसका सुबह टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर वो आता है तो मतलब पचा नहीं है। तो क्या लघुता हो, लाइटनेस हो फील में, जो डकार आ रहे हैं ना, बर्प्स आ रहे हैं, उसमें पिछले दिन के भोजन का टेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो नेचुरल एलर्जीज हैं वो इमीडिएटली पास हो जाएं। तो ये एक लक्षण है कि हमारा पिछले दिन का भोजन अजीर्ण हो चुका है। अगर डकार आ भी रहा है तो वो साफ हो, बिना किसी स्वाद के हो। तो जब ये निर्णय हमने कर लिया तो एक तो हो गया कि जीर्ण अजीर्ण का हो गया। अब मैंने आपको पहले कहा कि रात को चाय, इसका लेते हैं, जैसे चाय की बात करूँ या स्नान की बात, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। तो पहले ये सोचने से पहले कि उठना कब है जी, ये प्लान होना चाहिए कि सोना कब है जी। ठीक है। तो शाम का भोजन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए, और खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। 2 घंटे का गैप इसलिए कि ताकि आपका भोजन जो है वो लगभग पच चुका हो जब आप सोने जाओ। जबकि कॉन्सेप्ट हमारा उल्टा है, हम में से ज़्यादातर लोग रात को ही ज़्यादा खाते हैं। ब्रेकफास्ट या सुबह का जो भोजन है ना, वो जल्दबाजी में खाते हैं। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ जो हमारा मील है वो है ब्रेकफास्ट। उल्टा करते हैं, उसको खाते चलते फिरते ऐसे एक चपाती खा ली है, भागते हुए खा रहा है, कोई गाड़ी में खा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनके जो फॉरेन में रहते हैं, इंडियंस हैं, उनका कॉन्सेप्ट है कि सुबह ब्रेकफास्ट घर में पकाएंगे नहीं, चलते हुए टेक अवे से कुछ सैंडविच ले लिया, कॉफ़ी रखी, खाते खाते पहुँचे ऑफिस। और ये सारी दौड़ शुरू हुई थी भोजन के लिए। कमाना किस लिए शुरू किया था इंसान ने? खाने के लिए। प्राइम नीड है खाना, शेल्टर, कपड़े, लेकिन सबसे पहले भोजन। और अब हमने भोजन को ही कंप्रोमाइज़ करके जिस शरीर को कमाने का माध्यम बनाया, उसका यूटिलाइजेशन की आपने पूरी, कमाने के लिए रगड़ा उसको, लेकिन उसको शरीर को जो अच्छा भोजन देना था वो दिया नहीं। तो जब उसको अच्छा भोजन नहीं मिला, सुबह जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दिन भर अपने एक्टिव रहना है, तो सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए? संपूर्ण आहार होना चाहिए, वो बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, जिसमें सब तरह के जो महत्वपूर्ण अंग है ना भोजन के सब होना चाहिए, जिसमें अच्छा फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जिसमें प्रोटीन भी हो, मिला जुला भोजन हो, अच्छा हो और रिचेस्ट मील हो। तो रिचेस्ट मील में क्या क्या चीज़ होती है सर? देखो, सिंपल डाइट से भी अब अगर हम बात करें ना, तो दलिया है जी, है ना, कार्ब का अच्छा कॉम्बिनेशन है, दूध है उसमें। आजकल जैसे ओट्स खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, दलिया खा लेते हैं, उपमा बना सकते हैं, पोहा खा सकते हैं। फल सबसे पहले हों जी, सबसे पहले यार में फल हों, और फिर ये जो मैंने आपको बताया पोहा है, फलों का भी सर एक चीज़ रहता है कि हम मिक्स फूड खाते हैं कई बार। हाँ ठीक है, वो कई बार ऐसा तो नहीं होता कि आप एसिडिक के साथ कुछ। पहले तो सीजनल फ्रूट होना चाहिए जी। मिक्स फ्रूट से भी ज़्यादा पहले ये डिसाइड करना है कि सीजनल फ्रूट है जी। सीजनल कैसे पता लगेगा? जो मार्केट में आ रहा है। मार्केट में नहीं, मार्केट में भी आ रहा है, जगहें कम हो गई, नहीं तो सीजनल फ्रूट का मतलब होता था जो पेड़ में लगा हुआ दिखता था, हम वो खाते थे। अमरूद के टाइम पे अमरूद, आम के टाइम पे आम जी, नाशपाती के टाइम पे नाशपाती। जो मिल रहा है जी, जो हमारे आसपास उगता है, पहले तो सीजनल होना चाहिए और रीजनल होना चाहिए जी। जो चीज़ें हमारे आसपास उग रही हैं जी, वो होनी चाहिए। छोटा सा मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा कि सीजनल और रीजनल का कॉन्सेप्ट। अब आप देख रहे हो कि धर्मशाला में लोग नारियल पानी पी रहे हैं जी, तो पीना चाहिए क्या? सर्दियों में भी पी रहे हैं,
लगे हैं ना जी 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 सड़कों के किनारे। जी 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 तो अरे अगर नारियल पानी पिलाना है ना भगवान को, नेचर को, तो धर्मशाला में पेड़ उगाने चाहिए नारियल के। जी, बस नेचर ये चीज़ सुन रखा कि पेट के लिए अच्छा होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है पेट के लिए तो यहाँ भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं ना। तो नारियल पानी अगर पीना है तो उसका पेड़ मुझे उगाना चाहिए ना नेचर ने, अगर ज़रूरत है मेरे शरीर के लिए। जी जी जी। तो यहाँ तो है नहीं जी वो तो साउथ के लिए, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, जहाँ सी शोर हैं, जहाँ तटीय इलाके हैं ना, जी वहाँ के लिए। वहीं पे नारियल तेल भी लोग यहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ नारियल पानी भी पीते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, सरसों का तेल यूज़ होता है, जी लोकल था। जी ऑलिव ऑयल तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऑलिव आगे जैतून तेल यूज़ कर रहे हैं लोग, खाने में बड़े शौक से बताते हैं। जी तो जिस रीज़न की जो चीज़ें हैं वहाँ का लोकल भोजन हमें करना चाहिए। जी जो फल लगते हैं वो खाने चाहिए। हाँ, रेडी का भी कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो सारी रेडियों पे दिखने लग जाए ना, तो समझो कि वो सीजनल फ्रूट है। जो बड़े बड़े शोरूम में बिकता हो ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सीजनल हो। वो आजकल भी आप जाओ तो आम बिक रहे हैं, तो लेकिन आम का सीज़न तो नहीं है। खीरा अब आपको पूरा साल मिलता है, तो खीरा तो नहीं खाना चाहिए। ककड़ी और खीरा तो बरसात का भोजन था, गर्मियों का था, वो तब खाना है। अब आने लगी हैं सर्दियाँ, लेकिन सैलड में अभी भी लोग क्या खाते हैं, खीरा। अब सैलड बदल देना चाहिए, क्योंकि अब मूली होगी, गाजर हो गए, शलगम होगा, वैसा खाओ ना। तो क्यों सारा साल खीरा ही खाना है। तो सीजनल और रीजनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस सीज़न में जो उगता है वो उस समय की बीमारियां जो पैदा होती हैं उसको रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो सीजनल फ्रूट्स आप खाओ। पहले सबसे पहले भोजन में फ्रूट खाना चाहिए, फल, ताकि आगे का ट्रैक खुला मिले फल को। फल को कभी अनाज के बीच में नहीं फंसाना चाहिए सैंडविच। पहले रोटी खाई, फिर फल खा लिए, फिर रोटी खा ली, फिर बचा, तो उसका ट्रैक आगे क्लियर मिले हमें। ओके ठीक है। और गेहूं पे डिपेंडेंसी हम लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई है अभी। कभी नहीं थी। इन रीजन्स में तो गेहूं पे डिपेंडेंसी कम थी जी। ठीक है। बाय सम स्ट्रेटजीज अब जब हम कहने लगे कि मिलेट्स खाओ, यहाँ सारे होते थे पहले, कोदरा होता था, बाजरा भी होता था, और सारे जौ होते थे, ज्वार, इस तरह के सारे अनाज पैदा होते थे हमारे यहाँ। लेकिन बाय स्ट्रेटजी क्या किया गया, ऐसा इंटेंशनली ऐसी प्लानिंग की गई कि ये कह दिया गया कि ये मोटे अनाज खाने वाले सारे लोग अनपढ़ और गरीब हैं, तो गेहूं खाओ ज़्यादा। और धीरे धीरे लोगों ने सब वो खेती करना बंद कर दिया, गेहूं पैदा होने लग गए। गेहूं और चावल, गेहूं चावल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो। अब लोकल जो वैरायटी ऑफ राइस थी वो अब लगभग वैनिश हो गई। ठीक है, नए हाइब्रिड सीड्स आने लग गए। ऐसा ही मक्की के साथ भी हो गया। जो लोकल वैरायटी ऑफ मक्की थी वो आराम से पचती थी, लोग आराम से खाते थे, लस्सी और दही के साथ मक्की की रोटी खाते थे पूरा साल। मैं जिस रीजन से आता हूँ, हमीरपुर का एरिया है, वहाँ पे पूरा साल हम मक्की की रोटी खाते थे, दही, लस्सी, मक्खन, मक्की की रोटी। और गेहूँ ओकेजनल फूड था। लेकिन अब गेहूँ पहला प्राइम नीड हो गया हमारा, किसी भी फॉर्म में। जी जी, ब्रेड में, चपाती में, सुबह दोपहर रात जो भी परहेज करना लगता है वो गेहूं। एक चीज़ ये भी है सर कि कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है। देखिए कैंसर, अब हम कैंसर की बात कर लें और ज़्यादा बहुत सारी बीमारियों की बात कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि एक इन्फ्लामेशन पैदा होती है शरीर में, जिसको सूजन कहते हैं। ऐसी दिखने वाली सूजन नहीं, सेलुलर लेवल पे सूजन पैदा होती है जी। वो एक रीज़न है जी हमारे बीमारियों का। तो उस रीज़न को गेहूं बढ़ाने में मदद करता है। ओके, मैं डायरेक्ट कारण नहीं कहूँगा, बट जिस कारण से कैंसर पैदा होता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन किसी भी तरह की, वो फ्यूचर में कैंसर बना सकती है। तो डेफिनेटली एक हेल्पिंग कॉज है एक्सेस इनटेक ऑफ वीट। तो लेकिन वीट का तरीका भी देखो, चपाती की फॉर्म में जब हम खाते हैं ना वीट को, जब हम एक्टिवेट करते हैं, ग्लूटेन है बोलते हैं, उसमें प्रोटीन है, वो इलास्टिसिटी जो आटे की होती है ना, वो ग्लूटेन प्रोटीन एक्टिव होता है गूंदने के बाद जी। वही अगर हम दलिया खाएं तो वो थोड़ा सा अलग है, संस्कार अलग है उसका, तो वो थोड़ा बेटर है उससे। सूजी थोड़ी बेटर है, उसमें फाइबर भी होता है। चोकर होती थी पहले, अपने चक्की पे कराते थे चोकर, साथ में आटे के पिसती थी, फाइबर साथ में जाता था। वो अब हो गया रिफाइंड आटा चल रहा है, मैदा ज़्यादा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आप इस हमारी बीमारियों को ज़्यादा पैदा कर रही है। तो ब्रेकफास्ट की बात कर रहे थे, तो ये होने चाहिए, लोकल नाश्ते हों, दाल चावल खिचड़ी खा सकते हैं, है ना। और बाजरे की
खिचड़ी है, एक मिलेट्स एक हैं। जो सर आजकल वर्क प्लेस वाले हैं उनके लिए जल्दी से क्या चीज़ हो कि पेट भी फुल रहे, एनर्जी भी बनी रहे और जल्दी बन भी जाए। तो देख सारी जो जितनी चीज़ें, पोहा, उपमा, ये सारे जल्दी बनने वाले हैं ना। जी। जल्दी बनने वाले हैं। चीला है, सूजी और बेसन घोला, थोड़ा सा उसको सारी सब्जियां डाली हैं, वो जल्दी बन जाएगा, है ना। वो थोड़ी ना तेल लगाता है। जितनी देर में पराठा बनता है उतनी देर में ये भी बन जाता है। सूजी भून के रख ली अगर एक ही बार में, पहले उसमें थोड़ा सा दूध डाल के आपने खीर बना सकते हो। तो ये सारे जो चीज़ें ये जल्दी ही बनने वाली हैं। तो ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद में अगर आपका डिपेंड करता है कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको बैठे रहना है ज़्यादा, तो लंच टाइम पे आप हल्का सा लंच कर सकते हो जिसमें सैलड हो सीजनल, वो आपने पहले खाया, और उसके बाद में दाल चावल, सिंपल से सिंपल भोजन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 4 सब्जियां हो, दाल हो, एक चावल हो, चपाती भी हो। एक समय पे एक अनाज खाना चाहिए, या तो चावल खाओ या चपाती खाओ या दूसरा जो भी ग्रेन खा रहे हो वो खाओ। मिक्स करके खाते, कई बार रोटी हम साथ में खा रहे, चावल खा रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए जी। हर एक अनाज का पचने का अपना एक तरीका है शरीर में, और जब हम मिक्स कर देते हैं अनाजों को ना, तो फिर वो डिस्टर्ब होता है सिस्टम, तो फिर ना ये पचता है ना वो पचता है। तो एक अनाज पे फोकस होना चाहिए। दाल चावल है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है दाल चावल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जी। जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। अगर आपके अच्छा हो तो अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ घी, उसके ऊपर 1 चम्मच डालते थे ना पहले जी। दाल चावल घी, ओके। शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, उसकी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और साथ में भोजन के साथ में थोड़ा थोड़ा जल लेना चाहिए। अब ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है ना जी। 2 कॉन्सेप्ट की बड़ी ज़्यादा प्रमोशन हुई है बहुत सालों से, कि ना खाने से पहले पानी पीना चाहिए ना खाने के बाद पीना चाहिए। बट मेरा सबसे प्रश्न होता है एक ही, कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ही है तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, एनीवेयर, वहाँ खाने की मेज पे या जहाँ भी जिस तरह से भी आप भोजन करते हो, सबसे पहले जो चीज़ दी जाती है वो पानी दिया जाता है। तो वो क्यों है? हाथ धोने के लिए? अगर पहले नहीं पीना बाद में नहीं पीना, और ये बताया नहीं पीना कब है। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है, पहले नहीं, एकदम पहले नहीं पीना है और एकदम बाद भी नहीं पीना है, लेकिन खाने के साथ घूंट घूंट करके जल पीना चाहिए। मिक्सचर के लिए सर? हाँ, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होमोजीनियस मिक्सचर बनाना चाहिए ना, अच्छा मिक्सिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा ना कि मजदूर जब वो सीमेंट मिक्सिंग मशीन होती है ना, तो थोड़ा बजरी डालता है, सीमेंट डालता है, बालू डालता है, और एक जग पानी का डालता है। वो बाल्टी तो नहीं डालता ना, ही पहले पानी होता है और उसमें से मिक्सचर डालता है, नहीं। तो एक जग डालते हैं तो उसमें मिक्स, फिर वो मशीन घूमने लगती है, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग होती है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। और धीरे धीरे अगर पहले आप पियोगे पानी तो वो एंजाइम्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो खाना पचेगा नहीं। बाद में पियोगे, सॉलिड भरा हुआ है आपने और ऊपर से पानी डाल दिया, तो फिर वो भी नहीं बनेगा प्रॉपर मिक्सिंग। तो ये भोजन की भ्रांति, ये पानी पीने की भ्रांति जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गई है, क्योंकि बताने वालों ने यही बताया है और ये नहीं बताया कि पीना कब है, और लोग फॉलो करते जा रहे हैं। अब तो ये सिचुएशन हो गई है, लोग घड़ी देख के पानी पीने लग गए हैं कि अच्छा पौना घंटा हो गया, पी लें, प्यास लगी है, शरीर मांग रहा है, पानी पी चाहिए। आपने भारी खाना खाया, शरीर पचाने के लिए पानी मांग रहा है, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो वो भ्रांति को दूर करना है, और भोजन कितना करना है ये ज़रूरी बोला है जी। 1/3 सॉलिड, 1/3 लिक्विड और 1/3 फॉर द एयर। हमारे कुक्षी को, जो हमारा पेट है ना, उसको आचार्यों ने कहा कि 3 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और एयर के लिए। एयर का मतलब क्या है कि आपको उतना खाली छोड़ना है। जी। वो एक ही चीज़ है सर कि जठराग्नि को कैसे बनाएं, कई बार ये होता है तो कि वो यही है कि एक, अगर आप ना, अब यहाँ तक भर के खाते लोग, खाने का इंडिकेशन कैसे मानते लोग कि क्या, जब तक यहाँ भर गया, यहाँ भर गया, ये वो नहीं है, डकार आना को मानते थे पहले। डकार क्यों आएगा? क्योंकि जब वो वायु का स्पेस रहेगा ना थोड़ा सा, तो वो रिलीज होगी। और भोजन, जब आपको भूख रख के खाना बोलते थे पहले कि भूख रख के खाओ जी, मतलब जब आपको लगता है कि मैं थोड़ा और खाना खा सकता हूँ, तो वहाँ भोजन रोक देना चाहिए। स्वाद है, अच्छा बना है, साथ में मोबाइल लगा है, टीवी लगा है, गप्पें चल रही हैं और खाना खाए जा रहे हैं, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए
हमारे बुजुर्ग कहते थे कि खाना खाते वक्त ना पर्दा होना चाहिए। बात नहीं करनी, बिल्कुल बात नहीं करना। तो जब बात नहीं करोगे और अच्छे से भोजन को चबा के खाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना खा रहे हो। तो तब आप डिसाइड कर पाओगे कि मैं थोड़ा और खा सकता हूँ, मैं रुक जाऊँ। इधर आपको मोबाइल लगा है, अच्छी कोई रील चल रही है, कोई टॉपिक बढ़िया लगा हुआ, आप खाए जा रहे हो, भर लिया पेट यहाँ तक, जब यहाँ सांस आना बंद हो गया ना तब रुके आप, हाँ यार अब नहीं खाया जा रहा है। तो भोजन की मात्रा, कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए, दाल चावल अच्छे हैं। और फिर दिन के जब भोजन हो गया तो नींद आती है, अच्छी बढ़िया नींद आने लगती है। तो क्या सो जाना चाहिए? नहीं, खाने के बाद में कभी भी सोना नहीं चाहिए किसी को भी। दिवा स्वप्न सबके लिए मना किया गया है, कुछ ही लोगों को दिवा स्वप्न बोला गया है, वो उनको कहा गया है जिनको, बच्चे बुजुर्ग नहीं, एक तो जो मजदूर हो, जो बहुत मेहनत कर रहा है, जिसको नाइट ड्यूटी की है जिसने, जो सैनिक हो, विद्यार्थी हो जो रात को पढ़ता है, वो दिन में सो सकता है। और ग्रीष्म ऋतु में सब लोग थोड़ी समय के लिए आराम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और फिर शाम को अपना 6 से 7 बजे तक हल्का भोजन होना चाहिए, जिसमें जो आपको प्रेफरेबल अनाज मिलता है, अच्छे से खुश होकर शांत जगह पे बैठ के आप भोजन कर लो और फिर सो जाओ। और सुबह टाइम पे उठो, अपना वॉक, शारीरिक श्रम करना चाहिए, जिस माध्यम से भी आप करना चाहते हो वो करना चाहिए, वॉक करें वो करें। तो ये हो गया, अगर आप ये लाइफस्टाइल अपना लोगे तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आप दूर कर सकते हो। तो ये एक संक्षिप्त है, क्योंकि ये इतना वास्ट विषय है कि अब हम भोजन पे ही कम से कम 3 से 4 एपिसोड बना सकते हैं। जी। लेकिन ब्रीफली मैंने आपको बताया है। जी। सर एक चीज़ और है, जैसे खाना हो गया, ये चीज़ हो गया, एक चीज़ उसके बाद एक चीज़ आती है सर कि स्लीप डिसऑर्डर भी आता है कई बार। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कहीं वो नींद नहीं आती है या मेंटली डिस्टर्ब है कि, तो ये ऐसी चीज़ें कि आयुर्वेदा में ठीक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। इसलिए आयुर्वेदा ही एक ऐसा मात्र साधन है जो मन पे, शरीर पे और आपकी साइकिक, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से, तीनों एंगल्स को जोड़ता है। जी। स्पिरिचुअलिटी जब हम बात कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं है, जी, है ना। स्पिरिचुअलिटी ये है कि जिस भी माध्यम को आप मानते हो, वो आपको व्रत है, यज्ञ है, फास्ट है, उपवास है, मंत्र हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो आपने कहा कि मेंटल डिसऑर्डर, शरीर और मन अलग नहीं है, आप इनको तोड़ के ठीक नहीं कर सकते कि शरीर अलग करेंगे, मन को अलग करेंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो डेफिनेटली आपका मन अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं डिप्रेशन जी या स्ट्रेस, जी, तो लॉन्ग स्ट्रेस हर किसी की ज़िंदगी में है। जब तक लाइफ है ना, लाइफ साइकिल चल रहा है जी, तब तक कोई ना कोई, किसी न किसी तरह का स्ट्रेस होगा। और वो अगर ना हो आपकी ज़िंदगी में तो आप समझना कि मैं किसी गलत रास्ते पे हूँ। और आप स्ट्रेस अगर आएगा किसी चीज़ के प्रति, आपको सोच पैदा होगी, कोई आपको थोड़ा सा टेंशन देगा ना, तो टेंशन आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। और अगर आपकी बॉडी कैपेबल होगी उसको रिजॉल्व करने पे, आप उसको रिजॉल्व कर लोगे। जी, जी। इधर स्ट्रेस आया, आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है, तो वो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और धीरे धीरे वो आपको इतना हो जाएगा कि एक बीमारी का नाम हो गया डिप्रेशन। जी, एक उसका सुसाइडल टेंडेंसी भी है सर। हाँ, वो ही जी, डिप्रेशन जब आया जी, और डिप्रेशन का कोई हल नहीं मिल रहा है, जी, है ना। तो जो कमज़ोर शरीर जो है वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें मन कमज़ोर है, बॉडी, तो मन भी कमज़ोर है। तो एक ही वर्ड है मेडिकल, किसी भी साइंस में कोई में डिप्रेशन ट्रीटमेंट वर्ड नहीं है जी, या स्ट्रेस ट्रीटमेंट कोई वर्ड नहीं है जी, एक ही चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी, मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे करेंगे? अच्छे मन से और अच्छे तन से। जी, तो अच्छा भोजन अगर हम खाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल हम अपनाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो मन है वो स्वस्थ ना हो। प्राणायाम करो, योग करो। योग क्या है? वो योग कोई एक्सरसाइज को थोड़ी ना योग कर, मन को और शरीर को जोड़ने का माध्यम है, अलाइन करने का माध्यम है। वो जब आप करोगे, जब मन और शरीर आपका अलाइन होगा जी, तो आपकी ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी कोई कंडीशन नहीं हो। आपने बोला नींद के डिस्टर्ब होने के या तो शारीरिक कारण है या मानसिक कारण है। शारीरिक कारण आपको मैंने बताया कि रात को ठूंस के भोजन कर लिया, थोड़ी देर के लिए नींद आया, आधी रात को जब वो
प्रोसेस में चलने लगा तो नींद खुल गई। तली हुई चीज़ें खा ली, रात को कॉफ़ी पी ली, दिन भर कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा कर लिया, चाय का इंटेक ज़्यादा कर लिया, नींद नहीं आएगी। तो कई कारण है ना। तो और शारीरिक कारण बता दिए, मानसिक कारण है स्ट्रेस एंजाइटी, सोच रहे हो कोई हल नहीं निकल रहा है जी, तो वो शारीरिक कारण है, वो नींद नहीं आ रहे हैं। तो हम दोनों एंगल्स पे काम करते हैं। तो शारीरिक भी हमारी ट्रीटमेंट होती है और मेंटल लेवल पे भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं जो हम करते हैं, है ना। हमारे यहाँ एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं है, हमारे यहाँ नर्वाइन टॉनिक्स हैं। मन को शक्ति देने वाले भी टॉनिक हैं, माइंड को शक्ति देने वाले टॉनिक हैं, शरीर को शक्ति देने वाले टॉनिक हैं। तो हम किसी चीज़ के कार्य में बाधा नहीं बनते, हम उसको मदद करते हैं कि वो अपना, आयुर्वेद जो है ना शरीर को मदद करता है कि ताकि वो अपना जो उसका प्राकृतिक कर्म है वो अपने आप करे। हम आयुर्वेद ये नहीं प्रेफर करता है कि थायराइड का ग्लैंड है ना उसके वो काम नहीं कर रही है तो उसका हार्मोन एक गोली दे दी जाए, जबकि आयुर्वेद इस तरह से काम करता है कि वो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम क्या आई उसको जाके रिजॉल्व करे, वो अपना जो कर्म है प्राकृतिक कर्म वो अपने आप करे, वो ठीक हो जाए। इसी तरह से डायबिटीज़ में भी यही है, पैनक्रियाज को या मेटाबॉलिज्म में क्या ऐसी डिस्टर्बेंस हुई कि जो हमारे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है और हमेशा बनी रह रही है, वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बना रह रहा है, ऐसा क्या कारण हो, उस कारण को समझ के उसका हल करते हैं, ना कि हम बाहर से गोली दे रहे हैं जी उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या इंसुलिन दे रहे हैं। तो यही डिफरेंस है मॉडर्न साइंस में और आयुर्वेदा में। एक और चीज़ सर, अभी आप यूथ में कुछ प्रॉब्लम भी देखते होंगे जी, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो? जैसे देखिए यूथ में सबसे बड़ा जो कारण, यूथ से क्या हम बच्चों से शुरू करते हैं जी, बच्चों में सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं वो हाइपर एक्टिविटी आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, फोकस की कमी आ रही है, कंफ्यूज माइंड आ रहा है, और फिर जब बड़ा हो रहा है वो तो वो कंफ्यूज स्टेट कंटिन्यू कर रही है, फिर उसको पता नहीं चल रहा है करना क्या है, और पेरेंट्स को भी नहीं पता, पेरेंट्स को भी संभालना नहीं आ रहा। क्यों, पेरेंट्स से ही गया ना वो जी, यूथ का जो कंफ्यूज होना है तो उस कहीं ना कहीं ट्रेनिंग अपब्रिंगिंग उसकी तो हमारे पेरेंट्स के अंदर हुई होगी ना जी, कमी तो वहीं से पैदा हुई होगी कुछ ना कुछ जी, तो वो कमियों को देख के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फोकस नहीं है, फोकस कम होता जा रहा है, क्यों? जी, दोबारा वही शरीर अच्छा नहीं है, उसको रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा अगर, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट अच्छा कैसे बन पाएगा? यस यस यस, ठीक है। तो ये हुआ जब जो बचपन हम लोगों ने बिताया है उस वक्त ये था कि केयरलेसनेस थी एक तरह की, अच्छा से खाते थे, अच्छे से खेलते थे, और स्ट्रेस नहीं था, अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी दौड़ नहीं थी कि ये नंबर की दौड़, ये उसकी, जिससे जितना बन पाता था ना वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लेता था, वो अपना ज़िंदगी को प्लान कर लेता था। कुछ अच्छे गाइड मिल जाते थे इन द फॉर्म पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में या गांव के। अब क्या हो गया, वो कम्युनिकेशन की कमी होने लग गई है, अब गाइड भी नहीं है, माँ बाप का चेहरा देखे भी ना साथ में कोई है नहीं, अब तो मेटा AI और ये गाइड है, गूगल है, ये है गाइड। अब वो जो वो देगा वो ले रहा है, उसका कसूर नहीं है ना, क्योंकि हमने पास ऑन नहीं किया। जी, तो बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, जैसे आपने 2-3 बताया, हाँ, 2-3 बच्चों को मैंने बोला हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, ऑटिज्म बहुत ज़्यादा बन रहा है जी। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है ना जहाँ लाइन नहीं है माइंड, वो अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने लगते हैं बच्चे, आवाज़ नहीं आ पाती है, बोल नहीं पा रहे हैं, हाइपर एक्टिव है, एक ही एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं। उसका सोल्यूशन सर कुछ है? सोल्यूशन देखिए, मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, ट्रेनिंग करवा सकते हैं, बट ये हो क्यों रहा है ये देखना है, क्योंकि एक्सेस इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक, और छोटे बच्चों को ही ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम है ना, हमारे मोबाइल उनके हाथ में जाने लग गए, उनकी दुनिया उसी के अंदर सीमित हो गई है, और उन्होंने अपने सराउंडिंग का दायरा उसी के चारों तरफ बना लिया है। जो वो एज है, मान लीजिए 2.5 से 3 साल से 5 साल तक, जल्दी भी दे रहे हैं ना लोग, अब एक साल 5-6 महीने में भी दे रहे हैं। उसके हैं पोइम, हम जी हमारा बच्चा पोइम सुनता है ना, माँ की लोरी नहीं सुनता, अब वो मोबाइल पे पोइम सुनता है, राइम सुनता है, तो उसका जो टेम्परामेंट है ना वो उसी के चारों तरफ घूम गया है, तो वही रहता है, और उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फिर उसका आई कांटेक्ट, सोशल बिहेवियर वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है, और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है जो एक समाज के लिए बहुत ज़्यादा आने वाला चैलेंज है अगर हमने अभी नहीं सुधरा तो। ये जो
शरीर का ही अजीर्ण नहीं है, खाना खाने से ही अजीर्ण नहीं हो रहा है, ये जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में हो रहा है ना, तो दिमाग में भी अजीर्ण हो गया, उसको भी जीर्ण करना है। तो ये बच्चों से पैदा हो रही है और युवाओं तक चल रही है। युवाओं में क्या चीज़ देखते हैं सर? आपके पास आते रहते होंगे लोग, आते होंगे कंसल्टेशन? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज, फोकस की कमी है जी, उनको पता नहीं चल रहा है क्या करना है जी, और रात भर मोबाइल है, सोशल मीडिया है, अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है। अगर मैं लड़कों की स्पेसिफिक बात करूँ तो लड़के सर किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके आती हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं? जैसे देखिए मैंने आपको ये जो बताया जी, जैसे अभी मेरे से भी कुछ पूछ रहे थे कि लड़कों के कुछ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, इनका छोटा छोटा रीज़न क्या होता है? देखिए या पथरी आजकल जल्दी हो जा रही है? देखिए पथरी का कारण या बाल झड़ने का कारण जो है ना, वो दोबारा ये एक बड़ी चीज़ हो गई है कि बाल झड़ने का कारण, और लोग कहते हैं कि सर तेल कौन सा लगाएं और शैम्पू कौन सा लगाएं। जी, ज़मीन बंजर है ना, अगर उसको सही से खाद और पानी नहीं है ना मिल रहा है, जी, तो पत्तों पे अगर पानी डालते रहोगे आप जी, और पौधों पे पानी, जड़ को अच्छी ज़मीन अच्छी नहीं है, उस पर अच्छी उर्वरक नहीं हुई, सीड अच्छा नहीं डाला है, पत्तों पे पानी डालने से क्या होगा? कुछ मिलेगा क्या? तो यही है। और आपकी वो वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, क्योंकि बालों को भी न्यूट्रिशन अंदर से मिल रही है ना। तो जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन और ऑब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पैदा हो रही है, रात भर आप जाग रहे हो, रात भर जाग के साथ में कुछ लेस, चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें खा रहे हो, तो ये चीज़ें खा रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, आपकी जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्जॉर्ब होनी थी और जो अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचनी थी वहाँ नहीं पहुंच रही है। तो वही कारण है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी पैदा हो रही है, और वो नहीं है तो फिर आपके सोचने समझने की क्षमता भी डिस्टर्ब हो रही है, तो बाल झड़ेंगे। स्किन का अच्छा नहीं है, टोन अच्छी नहीं है, ग्लो नहीं आता। अगर इसी तरह मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों की क्या क्या प्रॉब्लम रहती है? सेम प्रॉब्लम्स हैं, बाल झड़ना, ग्लो अच्छा नहीं है, और लड़कियों में एक प्रॉब्लम आ रही है जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उनको वो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। दोनों में ही, मेल और फीमेल्स में दोनों में ही हार्मोनल डिस्टर्ब है। मेल इनफर्टिलिटी भी हो रही है, फीमेल इनफर्टिलिटी भी हो रही है। फीमेल इनफर्टिलिटी में आजकल सबसे बड़ा जो प्रेवलेंट डिसऑर्डर है, आप देखो PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। जी, जी, वो एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जिसमें मेल हार्मोन्स डोमिनेंट हो जाते हैं और एक सिस्ट बन जाते हैं छोटे छोटे ओवरीज में, और फिर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा हो गया है फीमेल्स में, जिससे बाल झड़ना है, वेट बढ़ना है, स्किन रफ हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। उसके भी फिर ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट की जाती है, एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं। आयुर्वेदा में इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि हम कहाँ से काम कर रहे हैं? जड़ से, कॉज से। कॉज को, उस कॉज के जो एल्गोरिदम है उसको तोड़ना है। उसको तोड़ेंगे, डाइट इंप्रूव करेंगे, पंचकर्मा बहुत हेल्पफुल है इसमें, तो वो हम करेंगे, और तो इस तरह के सारे डिसऑर्डर्स हम लोग अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। इसके बाद सर अगर बुजुर्गों की आए, 60% लोग हैं, तो वो किस तरह की प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए घुटनों का है, या नज़र कमज़ोर हो जाती है, या फिर खाना अच्छे से नहीं पचता, तो ऐसी कुछ एक प्रॉब्लम्स आपके पास आती होंगी। ओल्ड एज की क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या रहते हैं, या कैसे वो ध्यान रख सकते हैं? देखिए ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की आ रही है, ठीक है, जोड़ों का दर्द की प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जोड़ों के दर्द में भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हड्डियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरे हिसाब से जो हड्डियों का ट्रीटमेंट होने की बजाय जो मसल है ना, जिन्होंने उन हड्डियों को पकड़ के रखा है, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और वो कैसे होगा? उनको अगर हम वर्कआउट अच्छे से करवा पाएंगे, एक पर्टिकुलर मसल को क्या एक्सरसाइज ज़रूरत है वो अगर टाइमली लोग करते रहें और अच्छी नरिशमेंट करें। तेल लगता था पहले शरीर में, अभ्यंग करते थे लोग, अब नहीं हो गया। और डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि अच्छा ऑयल कंटेंट कम हो गया, लोगों ने खाना बंद कर दिया, बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेडिसिन और कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो तेल और घी की कमी हो गई, वो नहीं यूज़ करते लोग। और ऐसी मेरे से ड्राइनेस पैदा हो गई बहुत ज़्यादा शरीर में, ड्राइनेस पैदा होगी तो डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम जी, पार्किंसंस, जॉइंट पेन, इरिटेशन, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी प्रॉब्लम बहुत कॉमन होने लगी है। शुरुआत वहीं से थी जी,
तो इसीलिए कि अगर आपको अच्छा बुढ़ापा चाहिए तो आपकी जवानी में आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि उल्टा हम सोचते हैं यार जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, परहेज करेंगे। परहेज करने उस स्टेज पे जब आप पीक ऑफ द हेल्थ में हो जी। उस वक्त अगर आप अच्छी नरिशमेंट दे दोगे ना तो फिर आप हमेशा खुश रहोगे। लेकिन जब आपका एक डिस्टरबेंस हो ही गई है उस वक्त तब आप जो मर्जी करते रहो, फिर तो लाठी का ही सहारा है। लाठी बदल सकते हो बढ़िया से बढ़िया, उस वक्त आप फिर उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट पे बात करें ना, जो आयुर्वेद ने कहा है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, कि हेल्दी व्यक्ति की हेल्थ को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा एम है आज। अगर हम उस पे काम कर सके ना तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से हम जूझ सकते हैं। आने वाली बचपन अच्छा होगा, अगर माँ बाप अच्छे होंगे तो अच्छी प्रोजनी पैदा करेंगे, प्रोजनी अच्छी होगी, अच्छी आहार विहार मिलेगा तो वो बच्चा अच्छा पैदा होगा, अच्छा होगा तो अच्छा युवा पैदा होगा, अच्छा युवा होगा तो अच्छे युवा का बुढ़ापा अच्छा होगा, तो वो देश के लिए एसेट है। एक अच्छा स्वस्थ नागरिक देश के लिए एसेट है। और एक बीमार जनसंख्या, किसी भी देश में हॉस्पिटल्स का नंबर ज़्यादा होना कभी भी उस देश की तरक्की नहीं माननी चाहिए हमें। अगर हॉस्पिटल्स का नंबर ज़्यादा बन रहा है और पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो समझिए कि उस देश की जो स्वास्थ्य है वो देश पे इकोनॉमिकल बर्डन स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्रोवाइड करने में ज़्यादा है। तो ये हम सब की एक ड्यूटी होनी चाहिए एज अ इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, एज अ नागरिक सिटीजन, कि हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करें। यही मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी मेरे देश के लिए। जी। आपने सर बीच में पंचकर्मा की बात की, अभी हम पंचकर्मा के ऊपर जाते हैं। जी। तो आयुर्वेदा का ही पार्ट है जैसे। जी। तो पंचकर्मा क्यों ज़रूरी है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, या होता क्या है पहले से? हमको सुना तो है लेकिन पता नहीं है। देखिए पंचकर्मा एक बहुत फैशन का वर्ड हो गया आज। जी जी। ठीक है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं पंचकर्मा सेंटर्स में जाते हैं, स्पेशली इंस्टा और उसकी फेसबुक की रील के लिए बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है ना जी। हैविंग फन, डिटॉक्स। जी। पंचकर्म एक साइंस है जी। आयुर्वेद का ही एक ब्रांच कह लीजिए आप। देखिए जब शरीर में कोई दुष्टि होगी जी, या आपकी एरिया में अगर गंदगी फैल गई है, नालियाँ चौक हो गई हैं, हाँ। तो उसके लिए क्या करते हो आप? फिनाइल तो नहीं डालते हो ना। फिनाइल डालोगी अगर ब्लॉकेज है वहाँ पे, फिनाइल डाल के भी क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वो स्मेल सी आएगी जाएगी, लेकिन वो आप समझो कि यही है वो। अगर थोड़ी प्रॉब्लम्स है ना तो चलेगा, फिनाइल डाला हो गया, क्लीन किया, चला। लेकिन अगर ब्लॉक ही हो गया, चोक हो गया कुछ चीज़ें, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमूव करवाना पड़ेगा, क्लींजिंग करनी पड़ेगी, वो क्लॉग को हटाना पड़ेगा, तब जाके वो चैनलाइज हो पाएगा, वो गंदगी निकल जाएगी। आप समझो कि पंचकर्मा यही है जी। बॉडी को प्योर करने का एक साधन है, डिटॉक्सिफाई करने का एक साधन है। डिटॉक्स नाम से बड़ा फेमस हो गया एक शब्द जी। तो पंचकर्म ही क्यों? 5 कर्म बोलते हैं पंचकर्म। पंचकर्म ही क्यों? तो अलग अलग दोषों के, शरीर के दोष हैं, वात पित्त और कफ, 3 मेन मोडेलिटीज़ हैं जो शरीर को कंट्रोल करती हैं, जो शरीर को मेंटेन भी करती हैं, और बिगड़ जाएं तो दोष भी यही पैदा करते हैं, इसलिए दोष कहते हैं इसको जी। तो जब तक अच्छा खान पीन रहता है, आप प्रकृति के साथ चलते हो, तो दोष बैलेंस में रहते हैं और बीमारियां नहीं होती हैं। जब आप इम्बैलेंस होते हैं तो उस तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। उसके हिसाब से पंचकर्म प्लान किया जाता है। तो 5 प्रधान कर्म है वो। वामन, अगर कफ की बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस हमारे क्लेविकल रीजन से ऊपर के ज़्यादा दोष हैं और कफ की बीमारियां हैं, मान लो अस्थमा है, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी बीमारियां होती है, तो वहाँ वमन करवाया जाता है। विरेचन है, लीवर को डिटॉक्स करना है, पाचन संबंधी बीमारियां हैं, आपको कई स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या पित्त से संबंधित बीमारियां होती हैं और लीवर से संबंधित बीमारियां, उनको करना है तो विरेचन करवाया जाता है, जहां मेडिसिन दे के हम परगेशन करवाते हैं। बस्ती है, एनल रूट के द्वारा मेडिसिन डायरेक्टली टू कॉलोन दी जाती हैं, जहाँ पे वो अपना काम करके
वहाँ के अलाइनमेंट करती हैं और दोषों को बैलेंस करती हैं ये। और चौथा प्रकार है रक्त मोक्षण। आपने भी सुना होगा कुछ जगहों पे पहले गांव में कट लगा के खून निकाला जाता जी था। जी जी जी। लीच थेरेपी है जी। जो जोंक होती है वो लगा के खून निकाला जाता था, या अलग अलग साधन थे, सींगी लगाते थे जी, सींग से वो खून निकालते थे जी। तो वो रक्त मोक्षण का साधन था, ब्लड को प्यूरिफाई करने का। और नस्यम, अगर आपको ब्रेन तक पहुंचना है, नासा ही शीर्षोद्वारम नियरेस्ट रूट को पकड़ती है। ये वो पंचकर्म में वो थेरेपी है जो नियरेस्ट रूट से जाके मेडिसिन का एक्ट करवा के उस पर्टिकुलर स्थान की शुद्धि करता है। तो नस्यम एक पांचवा प्रकार है जो आपके हेड रीजन को एक्टिव करता है, शुद्धि करता है। वहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, हेयर फॉल में, आपको नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। साइनसाइटिस में ये क्लियर करने आपको साइनस, उसमें नस्यम। तो ये 5 कर्म है, ये प्रधान कर्म है, इसलिए पंचकर्म कहा। लेकिन पंचकर्म में और भी बहुत सारे कर्म हैं जी, जो बाह्य और अभ्यंतर होते हैं। तो ये 5 प्रधान कर्म है, इसलिए इन 5 प्रधानों की वजह से इनको पंचकर्म कह दिया। एसोसिएटेड बहुत सारे कर्म होते हैं, लेकिन ब्रीफली मैं ये बताऊंगा कि पंचकर्मा को अब जैसे फैशन बन गया ना कि मेरा लोग हमारे पास आते हैं कि मैंने पंचकर्मा करवाना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। वो सर कितना प्रोसेस रहता है, कितने दिनों हाँ, का? मैं वही बता रहा हूँ जी। ये ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने आज कल आपको छुट्टियां हो गई, आपने केरल गए और वहां बोला जी मैं कल से आ रहा हूँ पंचकर्म करवाने। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस हो गई है। पहले शरीर के लिए पूर्व कर्म होते हैं, पंचकर्म करने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है पहले। कितना पहले सर? देखिए कम से वो डॉक्टर डिसाइड करता है, हर एक बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 2 से 3 हफ्ते की तैयारी होनी चाहिए जी, जहां आपकी अग्नि को स्वस्थ किया जाएगा। जी। क्योंकि जब आप पंचकर्मा प्रोसीजर में जाओगे तो अग्नि आपकी ठीक कंडीशन में होनी चाहिए ताकि उस टाइम पे किए जा रहे प्रोसीजर्स को वो टॉलरेट कर पाए और फिर वो जो हम दिन दोषों को निकालना चाहते हैं वो अच्छी तरह से निकल पाए। टाइम बीइंग आपको वो प्रोसीजर हो तो जाएगा, वमन भी हो जाएगा, विरेचन भी हो जाएगा, लेकिन जिस आउटपुट नहीं आ पाएगा, आउटपुट नहीं है। तो ये समझना जरूरी है कि ये प्री तो हो गया, पोस्ट में भी ऐसा कुछ? पोस्ट में भी है सर, क्योंकि जब आपने शुद्धि कर दी है, मान लो मैले कपड़े पे उतना दाग एकदम नहीं दिखता, लेकिन जब आपने एक सफेद कपड़े को बिल्कुल शुद्ध कर दिया है तो उसके ऊपर छोटा सा भी धब्बा दिखेगा ना, एकदम दिखता है वो। सेम चीज है, आपने पूरा शुद्ध कर दिया और इधर से आपने पंचकर्म किया और भेज के चले गए रेस्टोरेंट में, खाया वहां पिज्जा, तो क्या होगा? तो गड़बड़ तो होगी फिर। तो इसी तरह से जैसे बच्चे की आंत हो गई ना, पूरा क्लीन हो गया, उसको बच्चे को कैसे शुरू करते हैं भोजन? पहले माँ का दूध पीता है, हाँ। फिर चावल का पानी देते हैं, फिर थोड़े से सॉलिड चावल लगते हैं, फिर दाल चावल। इसी तरह से पंचकर्म के पश्चात संसर्जन क्रम होता है, उसकी अग्नि के हिसाब से कितनी शुद्धि हुई है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो मंडपेय विलेपी, चावल की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग प्रिपरेशंस बनती हैं, उनके हिसाब से दे के फिर उसको नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट किया जाता है। इसलिए पंचकर्म, जब भी आपके व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ, जब भी आप कभी पंचकर्म के लिए जाओ तो डॉक्टर से प्रश्न करो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर कोई भी डॉक्टर आपका कह रहा है कि आइए कल से मैं आपको, ये प्रधान प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जैसे जानू बस्ती हो गया, कटी बस्ती हो गया, जो एक्सटर्नल है वो कर सकते हैं, मतलब किसी ने अगर स्पेसिफिकली जाना, लेकिन अगर शुद्धि करनी है जी, और अगर आपका डॉक्टर आपको कल से अगर पंचकर्म शुरू कर रहा है ना, वो तो नहीं करना चाहिए, उस डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना चाहिए जी। तो ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल लाइन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको फैक्ट मानना चाहिए। ये भ्रांति पैदा हो रही है समाज में कि जो मर्जी चाहे वो पंचकर्म कर रहा है, स्पेशली बाहर की स्टेट्स में जाके। सब नहीं, सब बहुत अच्छा डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा के स्टेज पे अब बहुत अच्छा काम होने लग गया है, नए स्टूडेंट्स सीखना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, पर ये छोटी छोटी त्रुटियां जिनको दूर करना चाहिए ताकि शास्त्र पे बदनामी ना हो जी। क्योंकि डॉक्टर को नहीं बोलते, फिर लोग कहते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया जी मैंने भी पंचकर्म, लेकिन मुझे तो कोई असर नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो साइंस की बदनामी होती है, इंडिविजुअल की नहीं होती है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे कर्मों की वजह से शास्त्र का कोई हानि हो, शास्त्र पे नहीं आना चाहिए। ऐसे कुछ सर डिटॉक्स, मतलब साफ करने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए और क्या क्या प्रोसेस है सर? जैसे कई बार होता है कि हम ड्रिंक्स भी हैं ऐसे कुछ, या खाना भी ऐसा कुछ चीज़ से डिटॉक्स किया जा सकता है? देखिए डिटॉक्स करने का एक ही माध्यम है कि हमारी अग्नि जो है ना जी, वो अच्छी हो।
जी। ताकि जो आप खाते हो वो उसको अच्छी तरह से पचा पाए। जी। तो सबसे बड़ा पहला माध्यम तो वही है, हित बुक मित बुक। जी। जो आपको अच्छा हो आपके लिए और उसकी क्वांटिटी थोड़ी हो। जी। अच्छे से खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ, मतलब भूख रख के खाओ, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो लोकल मिलता हो और जो खुशी से खा पाते हो। वही एक क्राइटेरिया है। बॉडी को मैं नहीं बिलीव करता उसमें कि प्रोटीन कितना चाहिए उतना चाहिए। बॉडी जो इजी से खुशी से डाइजेस्ट कर पाए ना, वही आहार है। एक सवाल बीच और में वही आपका डिटॉक्स है पहला। जी। क्योंकि डिटॉक्स करने की ज़रूरत, मैंने जैसे कहा ना, अगर हम रोज़ नित्य प्रतिदिन आपने आसपास के अपने घर के चारों तरफ की नालियों की उनकी शुद्धि करते रहेंगे, उसमें कचरा नहीं फेंकेंगे ना, पुलों में जैसे हम कचरा फेंक रहे हैं, फिर वो ब्लॉक होती है, तब जाके फिर शुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम खाएंगे अच्छा, उस कचरे को अपने घर के मैनेज करेंगे, उसमें नहीं फेंकेंगे बाहर, तो उसमें दुष्टि होगी ही नहीं। वो नहीं होगी तो आपको आगे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो आप खुश रहोगे। तो ये है, ये देखिए समाज, यूनिवर्स, हमारा शरीर जो है ना, यूनिवर्स का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे यूनिवर्स चलता है वैसे हमारा शरीर चलता है। तो ये अगर हम जब सीख जाएंगे ना, तो बहुत सारी सामाजिक तौर की और शारीरिक तौर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सिर्फ शारीर की बात नहीं कर रहा, ये समाज की बात करता है, ये सोसाइटी की बात करता है, ये आपके देश की बात करता है, ये विश्व की बात करता है। एक चीज़ रह गया सर, बॉडी टाइप जिसे पता नहीं होता, कई बार प्रोडक्ट देखने की, ये बात के लिए, ये पित्त के लिए, ये कफ के लिए, तो हम कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसे क्या चीज़ खाना चाहिए? उसके बॉडी के हिसाब से कई बार होता है कि उसको पता नहीं है, लेकिन अगर उसको पता हो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं है जी, तो ऐसा कुछ छोटे छोटे पॉइंट अगर आप बता सकें। देखिए ये दोबारा हम बैक में जाने वाली बात है जी। हर एक शरीर की अपना एक टेम्परामेंट है, प्रकृति है, और ना धीरे धीरे आपको पता चल जाता है। वैसे तो वात पित्त कफ के हिसाब से हम प्रकृति बोलते हैं कि किसमें कितने परसेंटेज ऑफ वात है, किसमें पित्त है, लेकिन एज अ लेमैन फॉर यू आप कैसे पता चलेगा? तो मान लो मैं और आपके घर में 4 लोग हैं जी। तो जब आप छोटे थे तो आपकी माता जी ने कहा ना कि विकास को ना जल्दी ठंड लग जाती है, इसको ना जल्दी नहाते ही इसको फटाफट कपड़े पहना देने हैं मैंने। तो माता जी ने आपकी बता दिया कि विकास को जो है वो कफ दोष ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए उसको ठंड ज़्यादा लगती है। और एक आपका मान लो कोई ब्रदर है जी, वो बिंदास है, उसको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम है, जैसे वो कुछ चीज़ थोड़ी सी भारी खा ले उसको अजीर्ण हो जाता है, तो उसका पित्त थोड़ा सा डाइजेस्टिव कैपेसिटी कमज़ोर है जी। एक आपका, आप अच्छे कद के हो, मध्यम कद के हो गए, आपका भाई बड़ा लंबा सा हो गया, पतला सा हो गया, तो आप मध्यम हो तो आप पित्त के हो गए जी। भाई आपका लंबा है, पतला है, वात प्रकृति हो गई। आप चुप रहते हो, टॉकेटिव नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो, थोड़े से एक्टिविटी में स्लो हो मान लो, तो जो चीज़ मंद है, स्लो है, वो कफ है। जो बड़ा तेज से बात करता है, दौड़ता भागता फिरता रहता है, मतलब क्योंकि वात चंचल है जी। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पहले पता थी, बोलते हैं ना कि मेरे को गर्म नहीं पचता जी, हाँ, मेरे को चीज़ें गर्म लग जाती हैं, हाँ। मेरे को ठंडी लग जाती हैं, हाँ। तो ये प्रकृति है जी। ये एनालाइज करने की कॉमन सेंस थी जो हम पहचान पाते थे पहले, अब नहीं पहचान पा रहे। तो ये प्रकृति है। आपको आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या नहीं करती है, ये आपको पता चल जाता है। कौन सी चीज़ खा के आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है बचपन से ही, जी, वो चीज़ नहीं करनी है, वो प्रकृति है। एक तो बीमारी की वजह से पैदा हो गई जी, इमीडिएटली कोई चीज़ें आने हो से हुई, आपको सर्दी हो गई जी, तो वो बीमारी है। उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग आपका कफ बढ़ा, जी, आपने ठंडी चीज़ों को अवॉइड किया, आप ठीक हो गए, लेकिन रूटीन में आप खाते हो। एक ऐसा होता है कि जो आपको मतलब बाई बर्थ ही आपका टेम्परामेंट ही वैसा है, गुस्सा है। गुस्सा आदमी का नेचर है, नॉर्मल ह्यूमन। कोई चीज हर सिचुएशन को 3 लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकते हैं, दैट इज देयर प्रकृति। एक चीज़ को आपको गुस्से से देखोगे, मैं बोलूँगा चल छोड़ यार कोई बात नहीं, तो वो मेरी प्रकृति होगी। गुस्सा आना मतलब पित्त आप में ज़्यादा है, तो आपका उसके रिएक्शन गुस्सा जल्दी आ गया, तो वो आपकी प्रकृति हो गई। सो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। विद द टाइम हम कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे गुस्से को मैनेज करना सीख लोगे आप जी, लेकिन अंदर है वो,
अंदर है, लेकिन समाज के प्रेशर या सारी चीज़ों की वजह से आपने सीखा। ऐसा नहीं हुआ कि आपको गुस्सा आया नहीं जी, आपने एक्सप्रेस नहीं किया बस, ठीक है। तो ये है प्रकृति, जो आपने अपने सेल्फ को एनालाइज करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो शादी करनी जी। है, हो गई आपकी शादी, नहीं सर, तो शादी करनी है जी तो आपको ढूंढना पड़ेगा फिर मेरी प्रकृति की मैच करती हुई जी आपके जो वुड बी वाइफ हो वो वैसी हो। मान लो आप एक प्रकृति के हो, वो दूसरे की है। जी आपको आप मान लो पित्त प्रकृति है, वो कफ की मिल जाए, जी या आप वात प्रकृति हो, आपको घूमना फिरना दौड़ना अच्छा लगता है, उसको कफ प्रकृति वाली वाइफ को मन ही नहीं करता कहीं जाने का। वो उसको लगता है घर में बैठे रहे आराम से शांति से हम टीवी देखें बढ़िया, और नहीं जाए, तो हो गए दोनों अपोजिट, है ना। तो यहाँ मैनेज कर, यहाँ बैलेंस। एम्प्लॉयज़ आप हायर कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए हायर कर रहे हो, मार्केटिंग है जी, ठीक है, बढ़िया तेज बंदा चाहिए, तो जिसमें थोड़ा सा पित्त भी हो, बात भी हो, आपको देखना है। तो उन जगहों पे बहुत अच्छी ज़रूरत कर सकता है। एचआर को एनालिसिस करनी आनी चाहिए, एक प्रकृति कैसी वाला व्यक्ति मुझे किस पोस्ट पे बिठाना है जी, जहाँ सिर्फ बातचीत करनी है अच्छे से, जी जी वहाँ पे कैसा व्यक्ति होना चाहिए जी, मुझे बिजनेस लाना है, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है प्रकृति की। तो ये प्रकृति है हमारी। सर अब अथर्वा के बारे में बताना कुछ। अथर्वा आयुर्धामा आयुर्वेदा जो संस्थान है उसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटका से। हमारे जो गुरुजी हैं, मेंटर हैं मेरे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन डंबल, उन्होंने शुरू किया। फिर उन्होंने एक परंपरा बनाई, जो उनके शिष्य हुए, जिन्होंने उनके साथ सीखा, और उन्होंने तो वो आगे इसी तरह की अलग अलग स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करते चले गए, और अलग अलग जगहों पे उनकी ब्रांचेज हो गई। अथर्वा आयुर्धामा का जो प्राइम फोकस है, वो उसका जो पहला गोल है, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की रक्षा करनी है। तो हमारा एक अभियान हमने चलाया हुआ है जिसको कहते हैं हॉस्पिटल फ्री लाइफ। हमारा ये अभियान है कि व्यक्ति को कम से कम ज़रूरत पड़नी चाहिए हॉस्पिटल की जी। तो वो अभियान है, वो हम कर्नाटक में चल रहे हैं जी। उसी के तहत हम अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन है सोसाइटी के बीच में, नॉट फॉर द डॉक्टर, आम जनता के लिए हम अवेयरनेस चला रहे हैं, गृहिणियों के लिए चला रहे हैं, क्योंकि एक गृहिणी घर की धुरी है। तो उसको हम ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि वो, जैसे हमारी दादी माँ होती थी, माँ थी, कि घर में कोई सर्दी होगी तो काढ़ू पी ले, ये कर ले, तो उसको बेसिक नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा किचन का होना चाहिए। जो आहार विहार की बात करी तो उसको पता होना चाहिए। इस लेवल पे जब हम आयुर्वेदा को ले जाएंगे तब उसमें रेवोल्यूशन होगा, तब लेस डिपेंडेंसी ऑफ हॉस्पिटल होगी। तो ये अभियान हम करते हैं। स्वस्थ पंचकर्मा हम करते हैं। स्वस्थ पंचकर्मा काइंड ऑफ सर्विसिंग ऑफ द, जैसे गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना, गाड़ी ठीक है चल रही है लेकिन सर्विस तो करनी ज़रूरी जी। उसी तरह से स्वस्थ पंचकर्मा है, जहाँ हर एक व्यक्ति को सीजनल पंचकर्मा रेजीम ईजी हो, जो कर पाए, और वो हम कर रहे हैं ताकि लोग अंडर गाइडेंस रहें और उस तरह के रिजीम्स को फॉलो कर पाएँ। और स्वस्थ आहार के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। खाना खाने रेस्टोरेंट्स में लोग जाते ही हैं, अब हम कर रहे हैं कि यहाँ ऐसी जगहें उपलब्ध हों जहाँ लोग स्वस्थ आहार के लिए जाएं, अच्छा हो, स्वस्थ हो और प्रसन्न भी करें। तो ऐसे गतिविधियां अथर्वा आयुर्धाम पे चल रही हैं रेगुलरली। कांगड़ा में, जोगीपुर में हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो नहीं कहूँगा मैं उसको, वो एक ऐसा संस्थान है, सर्विस सेंटर कहता हूँ मैं, ह्यूमन ओवरऑलिंग सेंटर है वो जी। तो जहाँ पे हम ये गाइडेंस करते हैं लोगों को डाइट के बारे में, आहार के, और उनकी जो बीमारियाँ हैं उनको भी दूर करने में, जैसे लीवर से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे माइग्रेन के संबंधित बीमारियां, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के अस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी, लीवर संबंधित बीमारियां, स्वर्ण प्राशन है, बच्चों का एक ऐसा अभियान है जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। यही है, इसी अभियान को हम आगे ले जाना चाहते हैं कि ये जन जन तक पहुँचे जी। लास्ट में सर कुछ मैसेज देना चाहें आप, जो लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, किन किन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें कि स्वस्थ रह सकें जी। तो विकास जी, लास्ट में यही मेरा संदेश है जी सबके लिए। सब जानते भी हैं, बस वो थोड़ा सा क्या अमल नहीं कर, कम्युनिकेशन लिंक हो गया है ना, सबको पता था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले हमें रीजनल खाना चाहिए, सीजनल खाना चाहिए, प्रसन्नता से रहना चाहिए, शेयर करना चाहिए, शेयरिंग एंड केयरिंग का नेचर होना चाहिए, अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, और कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए हमें, लोगों से मिलना, प्यार से रहना,
और मन की कुंठाओं को जितना हम शेयर करेंगे ना उतना अच्छा होगा। और जब वो रिलीज हो जाएगी ना एनर्जी, तो आपको खाना भी अच्छे से पचेगा। अब क्या खा रहे हो तब ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कम खाइए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि समदोष समागनि समधातु मल क्रिया स्वस्थ आत्मा इंद्रिय और मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसका ये है कि जब आपके दोष बैलेंस में हो, अग्नि बैलेंस में हो, आपकी मल क्रियाएं नॉर्मल सुबह चलती रहें, और जब आपका मन स्वस्थ आत्मा इंद्रिय और मन, इंद्रिय मन और आपकी हेल्थ जब एक अलाइन में आ जाएं, तभी वो स्वस्थ की परिभाषा है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, ताकि इस देश को हम आगे ले जा सकें, ना कि हम इस देश को रोगियों का देश ना बनाएं। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी कुछ ही बातें पे हमारी बात हुई। मैं चाहूँगा कि सर से दोबारा फिर से मुलाकात हो। बहुत से अभी और टॉपिक हैं, मुझसे पर्सनली लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से पूछना, ये पूछना, तो अभी सिर्फ कुछ पे बात हुई है। मैं चाहूँगा सर दोबारा आएँ और दोबारा बात होते रहे। हम ऐसा भी आप कर सकते हैं विकास जी, कि जो इस आपके जो पॉडकास्ट में जो क्वेश्चन लोग डालना चाहते हैं, वो आप क्वेश्चंस ले लो जी और नोट करके जी, फिर हम एक एपिसोड इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स पे ही बात कर सकें। जी, शुक्रिया, थैंक यू।